भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। ठीक है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, ये लास्ट एक्ट है आपका, एकदम लास्ट वाला। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। देखो बेटा, इसको पढ़ने का हमारा तरीका क्या रहेगा, वैसे ही हम इसमें सबसे पहले इसका परिचय देख लेंगे। ठीक है, ये एक्ट क्या है, ठीक, कैसे आया, उसके बाद इसका उद्देश्य देखेंगे। ठीक है, फिर इसकी विशेषता देखेंगे, फिर इसके प्रावधान देखेंगे, फिर इसकी सीमाएं, और लास्ट में निष्कर्ष। इतने पैरामीटर्स पर इसको हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, लिमिटेशंस एंड कंक्लूजन, इतने पर हम खत्म करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका परिचय देखना। ठीक है, आप देखें कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अगर इसको हम देखना चाहें तो सबसे पहले अगर भ्रष्टाचार के बारे में अगर हम बात करें तो भ्रष्टाचार बेसिकली, ये जो अधिनियम है, आप देखें, भ्रष्टाचार से आशय भ्रष्ट आचरण से है। ठीक है, द करप्शन मीन्स द करप्ट कंडक्ट। ठीक है, भ्रष्टाचार से आशय भ्रष्ट आचरण से है। और जब हम भ्रष्ट आचरण की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो जब हम भ्रष्ट आचरण की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। ठीक, इस प्रकार ऐसा आचरण जो नैतिक मूल्यों, है ना, ऐसा आचरण जो नैतिक मूल्यों एवं कानून के असंगत हो, उसे भ्रष्टाचार कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? द कंडक्ट विच इज अनएथिकल एज वेल एज इलीगल। कानून हम पढ़ रहे हैं तो याद रखें, द कंडक्ट विच इज अनएथिकल एंड इलीगल इज करप्शन। मतलब ऐसा कोई भी आचरण आपका जो नैतिकता के परे हो, है ना, नैतिकता जो कहती है आप वो ना कर रहे हो, उसके उलट कोई कार्य कर रहे हो। दूसरा, जो कानूनन रूप से गलत हो, ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे, भ्रष्टाचार कहेंगे। ठीक, भ्रष्टाचार कहेंगे। याद रखेंगे कि वर्ष 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा, यूएनजीए, वर्ष 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने सभी देशों को, है ना, सभी देशों को भ्रष्टाचार को व्यापक रूप से परिभाषित करने का निर्देश दिया है। समझ रहे हैं? In 2003, the UNGA had instructed to define corruption in a broad spectrum. व्यापक रूप से इसको परिभाषित करने का निर्देश दिया कि इसको बहुत अच्छे तरीके से व्यापक रूप में परिभाषित किया जाए। तो अभी क्या हो गया है, आपके सिलेबस में पुराना भ्रष्टाचार अधिनियम है 1988 का, इसी के आधार पर फिर भारत सरकार ने 2018 में भ्रष्टाचार अधिनियम में कुछ सुधार किए, है ना, परिभाषित करने का निर्देश दिया। तो जब निर्देश दिया तो इस, है ना, इस प्रकार किसी भी प्रकार का अवांछित लाभ, अनड्यू एडवांटेज, अवांछित लाभ भ्रष्टाचार है। तो जब भारत सरकार को
या यूएनजीए ने जब ये कहा कि भाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इसको ब्रॉडली एक्सप्लेन किया जाए, डिफाइन किया जाए करप्शन को, then the corruption was defined by the government and the corruption is defined as undue advantages. Undue advantages. बहुत सिंपल सा एक वर्ड में व्हाट इज करप्शन, इस लाइन को बस आप याद रख लोगे तो हो गया आपका आंसर लिखना है ना. व्हाट इज द करप्शन अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट? द एनी काइंड ऑफ अनड्यू एडवांटेजेस बाय द पब्लिक सर्वेंट इज करप्शन, है ना. सच एज द अनड्यू एडवांटेजेस इज करप्शन. लाभ, किसी भी प्रकार का अवांछित लाभ जिसके आप हकदार नहीं है, आप उस चीज को ले रहे हैं, वो क्या है? भ्रष्टाचार. मेरी बात समझ रहे हैं? जिस चीज के आप हकदार नहीं है, अगर आप उस चीज को ले रहे हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? भ्रष्टाचार. समझ रहे हैं? ये भ्रष्टाचार है. क्लियर हुआ? अब देखें, इसी में जगह नहीं है, मैं मिटा रहा हूं, इसी में आगे लिखेंगे अपन, है ना. तो ये आपका भ्रष्टाचार है. आप देखें, इसी में आगे लिखिएगा, भारत में भ्रष्टाचार ब्रिटिश काल की देन है. समझ रहे हैं? द करप्शन मेनली इंडल्ज्ड इन इंडिया बाय द ब्रिटिशर्स. ब्रिटिश काल की देन है मुख्य रूप से. आगे जो बता रहा हूं उसको लिखने की जरूरत नहीं, बस आप सुन लो. ऐसा ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि भारतीयों को मैनेज करने की कोशिश करते थे. जो एलिट ग्रुप था, जो अभिजात वर्ग था, जो संपन्न वर्ग था, उनको शांत रखते थे. क्योंकि जो गरीब वर्ग थे तो आवाज तभी उठाते जब संपन्न वर्ग उनको नेतृत्व प्रदान करेंगे. तो उनका मेन यही था कि जो संपन्न वर्ग है, जो आवाज उठा सकते हैं, उनको दे दा करके उनको चुप कर दो, तो आवाज उनके खिलाफ उठेगी ही नहीं. आम जनता तो कुछ जानेगी ही नहीं. So basically the corruption, the seeds of the corruption were seeded by the Britishers in India. मतलब मुख्य रूप से ऐसा नहीं है कि उसी समय था, बहुत समय से है, लेकिन जो भ्रष्टाचार की जो प्रमुख जड़ें हैं वो ब्रिटिश काल की विरासत है. याद रखें, स्वतंत्रता के बाद कुछ प्रमुख भ्रष्टाचार के मामले निम्न है. फॉलोइंग्स आर द मेन केसेस ऑफ करप्शन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. कुछ प्रमुख, अगर स्वतंत्रता के पहले तो ब्रिटिश काल से ही थे, ये सब सीडेड थी. स्वतंत्रता के बाद में भी बहुत सारे घोटाले हमारे देश में हुए, बहुत सारे स्कैम हुए. जैसे सबसे पहले 1949 जीप घोटाला. ठीक है, 1949 जीप घोटाला. स्वतंत्र हुए नहीं थे उसी समय, ठीक से भी देखो, ठीक से सरकार भी नहीं बनी है, और 1949 में घोटाला हो गया था, जीप घोटाला. पुलिस थाने के लिए 200 जीप खरीदा जाना था. पुलिस के पास 150 पहुंचा और 200 पैसा पार हो चुका था. 50 मतलब घोटाला में चला गया था. इसके बाद 1957 मुंदड़ा केस, है ना, मुंदड़ा घोटाला. ठीक है, मुंदड़ा नाम के एक व्यक्ति थे जिनका LIC में पैसा था उस समय का 1.2 करोड़. उस समय का 1957 में 1.2 करोड़, मतलब समझ रहे हो ना, टाटा बिरला अंबानी टिप से. उसने क्या किया, अपनी कंपनी को बंद दिखा दिया. ठीक, कि कंपनी बंद हो गई है, ताला लग गया है. तो LIC से उसको क्या मिल गया? पैसे मिल गए 1.2 करोड़. और LIC भी देखो कब बनी थी? 1956 में, और एक ही साल में निपटा दिया LIC को. 1956 की LIC है, 1957 का घोटाला है. और ये इतना बड़ा घोटाला था 1.2 CR का कि इसकी वजह से TT कृष्णमाचारी जो वित्त मंत्री थे उनको इस्तीफा देना पड़ गया था. तो LIC ताजा बनी थी ना जी, सरकार ने उसका राष्ट्रीयकरण किया था 1956 में. समझ रहे हो? ये मुंदड़ा घोटाला. बहुत सारे आप सुनोगे. उसके बाद से 1987 में आपका बोफोर्स तोप घोटाला, है ना, बोफोर्स तोप घोटाला. 2001 का आपका तेलगी कांड याद आता है? तेलगी कांड सुने हो? 2001 में तुम लोग पैदा हुए थे कि नहीं? मैं भी तो उसके बाद का ही हूं, लेकिन मैं सुना हूं रेडियो वगैरह पर. तेलगी कांड नहीं सुनो? स्टाम्प घोटाला जी, वो जो स्टाम्प पेपर नहीं आता है, उसी का घोटाला कर दिया था वो. स्टाम्प पेपर घोटाला था,
तेल की खान। मतलब मैं बोल रहा हूँ स्वतंत्र भारत में भी बहुत सारे घोटाले होते रहे, ठीक। बहरहाल जो भी हो, याद रखें 1962 में भारत में जब भ्रष्टाचार इतना बढ़ रहा था, तो 1962 में भारत के गृह मंत्री थे कौन, बताओ। केबीसी में पूछा है बेटा इसको, लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है ना। 1962 लाल बहादुर शास्त्री जी वॉज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो भारत के उस समय गृह मंत्री थे, बाद में फिर 64 में फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद में फिर प्रधानमंत्री बनेंगे वो। तो लाल बहादुर शास्त्री जी क्या थे, गृह मंत्री। समझ में आया? देखो मजा लेते रहती हो, क्या थे बोले तुम ऐसे कर। देखो लाल बहादुर शास्त्री क्या थे, आपका गृह मंत्री थे। इन्होंने क्या, अच्छा लाल बहादुर शास्त्री कौन सी पार्टी से होंगे ये तो बताओ, कौन सी पार्टी से होंगे? अरे ससुरे कांग्रेस ही तो होंगे बैलो। भाजपा कौन बोला रे, उस समय तो भाजपा थी ही नहीं। सही है, इधर देखो नहीं बोली थी, एक नहीं थी बहुत सारी थी। हाँ कांग्रेस तो ठीक है भाई, लड़ मत भाई, है लड़ंकी। इधर देखो, तो मैं ये बोल रहा हूं प्यारे बच्चों कि एक लड़ंकी है यहाँ पर। 1962 में भारत के गृह मंत्री थे कौन, आपका लाल बहादुर शास्त्री जी। इन्होंने क्या किया, उस समय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके थे, के संथानम। के संथानम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, ठीक है। इन 1962 दी देन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री जी हैज फॉर्मुलेटेड के संथानम कमिटी। उन्होंने के संथानम समिति का गठन किया, हैड फॉर्मुलेटेड द के संथानम कमिटी। और याद रखें के संथानम कमिटी जो है भारत में भ्रष्टाचार के ऊपर गठित पहली समिति थी, ठीक है। इट वाज द वेरी फर्स्ट कमिटी which was established on corruption in India। भारत में भ्रष्टाचार के ऊपर गठित पहली समिति थी के संथानम समिति। इस के संथानम समिति ने भारत में भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए सीबीआई, सीवीसी जैसी संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की, ठीक है। दिस कमिटी हैड सजेस्टेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीबीआई, सीवीसी like institutions। This committee had suggested for CBI and CVC, CBI Central Bureau of Investigation, CVC Central Vigilance Commission, ठीक है ना, CVC। These two were suggested by the K Santhanam Committee in 1962। इनकी सिफारिशों को मानते हुए 1963 में CBI की स्थापना कर दी गई और 1964 में CVC की स्थापना कर दी गई, ठीक है। And the suggestion was accepted and CBI was established in 1963 and CVC were established in 1964। 1963 में CBI की स्थापना होगी, 1964 में आपका CVC की स्थापना होगी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की। याद रखें भारत में भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए सर्वोच्च संस्था CVC है ना। भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए सर्वोच्च संस्था CVC है। The CVC is a apex body for prevention of corruption in India। The CVC is an apex body for prevention of corruption in India। Even the CBI reports to the CVC। CBI भी CVC को रिपोर्ट करती है, आई मेरे पास है में, ठीक। ये CVC की स्थापना हो गई। But after establishment of both these institutions, the government was failed to prevent the corruption in India। इन दोनों संस्थाओं की स्थापना के बाद भी भारत सरकार जो है भ्रष्टाचार पर पूरी तरीके से लगाम लगा पाने में सफल नहीं हो पा रही थी, है ना। लगाम लगाने पर पूरी तरीके से सफल नहीं हो पा रही थी। इसलिए फिर भारत सरकार ने 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है, भारत सरकार ने प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की, फर्स्ट ARC 1966।
the first ARC, Administration Reform Commission, the first ARC was formulated in 1966. 1966 में भारत सरकार ने प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की। ये जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था, इसके अध्यक्ष थे आपका मोरारजी देसाई, एंड दिस कमीशन वाज हेडेड बाय मोरारजी देसाई। समझ रहे हैं? ये जो आयोग था, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? आपका मोरारजी देसाई। और इस आयोग ने कहा कि भारत में लोकपाल, लोकायुक्त, ठीक है, लोकपाल, लोकायुक्त एवं भ्रष्टाचार के नियंत्रण के लिए, निवारण के लिए कठोर कानून होना चाहिए। एंड द फर्स्ट ARC had suggested for establishment of लोकपाल, लोकायुक्त and a rigid law. प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश किया कि भारत में भ्रष्टाचार पर अगर हमें नियंत्रण पाना है तो इसके लिए लोकपाल होना चाहिए। ठीक है, लोकपाल, ठीक, दूसरा लोकायुक्त, और तीसरा एक कठोर कानून भी होना चाहिए। समझ में आया? लोकपाल, लोकायुक्त और एक कठोर कानून होना चाहिए। और इन्हीं सिफारिशों को मानते हुए फिर भारत सरकार ने, और घटना क्या हुई देखो, ये सिफारिश थी बट इट वाज नॉट इंप्लीमेंटेड टिल 1987 until the Bofors scam was occurred. बोफोर्स घोटाला जब तक नहीं हो गया तब तक ये सब कानून नहीं है। बोफोर्स घोटाला हुआ तो फिर सरकार के ऊपर दबाव पड़ा कि कोई ऐसा कानून होना चाहिए। इन्होंने सिफारिश कर दी लेकिन वो ठंडे बस्ते में चला गया, कोई कानून नहीं बना। लेकिन जैसे ही बोफोर्स कांड हुआ 1987 में, तो सरकार पर दबाव पड़ा कि वो एक ऐसा कानून बनाए जिससे भ्रष्टाचार को कंट्रोल कर सके। सो एज इन 1988 द गवर्नमेंट हैड फॉर्मुलेटेड द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, और इस तरीके से भारत सरकार ने वर्ष 1988 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 बनाया। ठीक है, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। ये बनाए रहना बार बार जरूरी है। बाल को बना रही थी, पेन फंस गया उसी में। पीटू बता दे रहा हूं, मैं मारता नहीं हूं, हाँ, लेकिन मैं इतिहास पढ़ने नहीं, रचने पर विश्वास करता हूं। हो सकता है एक दिन रचे दूं। ठीक है, देखो ध्यान सुनो, बिलासपुर वालों, कुछ समझ में आ रहा है बेटा? मैं क्यों हंसा मालूम है? यहाँ पर एक बहुत ही प्रबुद्ध महिला बैठी हुई है जो पढ़ाई करते करते बाल संवार रही थी, संवारते संवारते पेन फंस गया। कुछ भी बोलते हो बोल रही है। मैं मन की बात सुन लेता हूँ। क्या बोल रही है? अब ये वाला सुन के बता, ऐसा बोल रही है क्या? चलो देखो, तो 1988 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 बना, और याद रखे इस अधिनियम को 9 सितंबर 1988 को लागू कर दिया गया। ठीक है, 9 सितंबर 1988 को इसको संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। इस एक्ट में 5 अध्याय और 31 धाराएं हैं। ठीक है, दिस एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड ऑन 9th of September 1988, 9988 9988 9988। समझ में आया? समझ में आया? 9 सितंबर 1988। गौरव समझ में आ रहा है? ठीक। और इसमें 5 अध्याय और 31 धाराएं हैं। दिस एक्ट इज कंसिस्ट ऑफ 5 चैप्टर्स एंड 31 सेक्शंस। चलो, तो ये एक्ट का परिचय समझ में आया? ये आपका इसका इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन के बाद क्या देखना है बताओ तो? पॉइंट अगला, उद्देश्य की विशेषता। उद्देश्य देखिए, पहली बात, ये एक्ट क्यों लाया गया?
अगर आपसे प्रश्न पूछ देना इस अधिनियम को लाए जाने के पीछे के कारण लिखिए, तो कारण उद्देश्य एक ही हो जाएगा, ठीक है ना। जिस उद्देश्य से लाया गया वही तो रीजन है ना। पहला, भारत में बढ़ते भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए, ठीक है। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू प्रिवेंट द करप्शन इन इंडिया, ठीक है, टू प्रिवेंट द करप्शन इन इंडिया। भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए इसको लाया गया। नंबर दो, लोक सेवाओं में पारदर्शिता लाने के लिए, ठीक है, लोक सेवाओं में पारदर्शिता लाने के लिए, ठीक है, लोक सेवाओं में पारदर्शिता लाने के लिए, मेकिंग पब्लिक सर्विसेज ट्रांसपेरेंट, है ना, और ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक सर्विसेज, ऐसा लिखना, ठीक है। लोक सेवा, लोक सेवा मतलब जो सरकार के द्वारा जो दी जाने वाली सेवाएं हैं, जो सरकारी नौकरियां, उसमें पारदर्शिता है, हर चीज को बताना पड़ेगा। समझ आए मेरी बात। तीसरा, लोक सेवाओं की सुलभ पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, फॉर इंश्योरिंग द easier reach of the public services to the people, for ensuring easier reach of public services to the people, ठीक। चौथा, लोक सेवकों में सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी जैसे मूल्यों का समावेश करने के लिए, ठीक है। सत्यनिष्ठा, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, ठीक है, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, काइंड ऑफ वैल्यूज, मेकिंग लर्न टू द पब्लिक सर्वेंट्स, मतलब उनको सिखाया जाए कि भाई क्या होती है सारी चीजें, ठीक है। और जब भ्रष्टाचार नहीं होगा, भ्रष्टाचार पर रोकथाम लगेगी, तो कोई भी जो सेवा है वो सही कीमत और सही समय पर पहुंचेगी, ठीक है ना। पांचवा, लोक सेवाओं की समयबद्ध पहुंच सुनिश्चित करना, ठीक है। टाइम बाउंड, इंश्योरिंग टाइम बाउंड अवेलेबिलिटी ऑफ द पब्लिक सर्विसेज, इंश्योरिंग टाइम बाउंड अवेलेबिलिटी ऑफ द पब्लिक सर्विसेज, है ना, समय पर, निर्धारित समय पर लोक सेवाएं जो है जनता तक पहुंच जाए। इंश्योरिंग टाइम बाउंड अवेलेबिलिटी ऑफ द पब्लिक सर्विसेज, ये कुछ इसके क्या हो जाएंगे, उद्देश्य हो जाएंगे। अच्छा, विशेषता क्या है। पहली बात याद रखें, कठोरतम दांडिक विधि है, ठीक है। इट इज अ रिजिड क्रिमिनल लॉ, ठीक है ना, कठोरतम दांडिक विधि है, 10 साल तक की सजा है इसमें, ठीक है। अगर कोई क्रिमिनल मिसकंडक्ट में आता है, आपराधिक अवचार में आगे आपको बताऊंगा, क्रिमिनल मिसकंडक्ट में आ जाता है तो 10 साल तक की सजा हो सकती है, ठीक है। तो कठोरतम दांडिक विधि है जिसमें दंड की व्यवस्था हो, क्रिमिनल लॉ है ये, कठोरतम दांडिक विधि। दूसरा, त्वरित विचारण के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना या न्यायालय की व्यवस्था करता है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं। It makes the arrangement for the special court. It makes arrangement for the special court for speedy trial of the cases. अगर भ्रष्टाचार से जुड़े हुए कोई भी मामले आते हैं तो उनके त्वरित विचारण की व्यवस्था करता है, इसमें अलग से न्यायालय बनाने की व्यवस्था है, समझ रहे हैं। तीसरा, पहली बार भ्रष्टाचार
को परिभाषित किया गया, ठीक है। इट वॉज द मेडन एक्ट विच डिफाइंस द करप्शन, इट वॉज द मेडन एक्ट विच डिफाइंस द करप्शन। मेडन मतलब पहला, अकेला, अपने तौर का, ठीक है। इसके पहले कोई ऐसा कानून नहीं था जिसमें भ्रष्टाचार को परिभाषित किया गया हो, ठीक है। तो ये अपने तरीके का पहला कानून जो भ्रष्टाचार को परिभाषित करता है। चौथा, लोक सेवकों पर नियंत्रण स्थापित करता है, ठीक है। इट कंट्रोल्स द पब्लिक सर्वेंट्स, लोक सेवकों पर नियंत्रण स्थापित करता है, इसकी विशेषता है, ठीक है। लोक सेवकों पर नियंत्रण स्थापित करता है। इसके अलावा यह रिश्वत, या एक शब्द लिख रहा हूं मैं, यह आपराधिक अवचार को परिभाषित करता है। रिश्वत लेना और आपराधिक अवचार दो अलग अलग चीजें हैं, उसका एक पार्ट है रिश्वत लेना जो है। लिख लो आप पहले, अभी तो अपन समझेंगे इसको। इट डिफाइंस द क्रिमिनल मिसकंडक्ट, आपराधिक अवचार, ठीक है। तो उद्देश्य और विशेषता समझ में आया। अब इसके प्रमुख प्रावधान देख रहे हैं, चलो तो देखते हैं, स्टार्ट। प्रमुख प्रावधान देखो, अगर आपसे प्रमुख प्रावधान पूछेगा तो आपको लिखना कैसे है इस एक्ट में। प्रमुख प्रावधान में एक आपको लिखना है, पहला, अपराध एवं शास्ति से संबंधित प्रावधान, प्रोविजन रिलेटेड विथ क्राइम और ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट, प्रोविजन रिलेटेड विथ ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट, अपराध एवं शास्ति से संबंधित प्रावधान, ठीक है। तीसरा, न्यायालय से संबंधित प्रावधान, ठीक है, न्यायालय से संबंधित प्रावधान, ठीक है। प्रोविजंस रिलेटेड विद जुडिशरी और जुडिशियल प्रोसीजर, जुडिशरी लिखना, जुडिशियल प्रोसीजर नहीं है, जुडिशरी, न्यायालय संबंधित, क्योंकि जुडिशियल प्रोसीजर इधर आ जाएगा। अगला लिखेंगे अभियोजन से संबंधित प्रावधान, ठीक है। अपराध एवं शास्ति से संबंधित प्रावधान, प्रोविजंस रिलेटेड विद ऑफेंसेस एंड इट्स पनिशमेंट, सेकंड प्रोविजंस रिलेटेड विद जुडिशरी, एंड थर्ड प्रोविजंस रिलेटेड विद द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन, ठीक है ना, अभियोजन, ठीक है। प्रोसिक्यूशन समझ रहे हो ना, हाँ, प्रोस्टिट्यूशन नहीं लिख देना, ठीक है, हाँ। तो अंग्रेज कुछ ज्यादा ही अंग्रेजी पढ़े होगे तो लिख भी सकते हो। तो प्रोसिक्यूशन, ठीक है, अभियोजन से संबंधित प्रावधान। अभियोजन समझते हो, जो न्यायालयीन कार्यवाही होती है ना, किसी भी केस को जब न्यायालय में लेकर के जाते हैं तो न्यायालय में जो मुकदमा चलता है उसको अभियोग कहते हैं, और इस न्यायालय में मुकदमा दायर करने की प्रक्रिया को अभियोजन कहते हैं। सही बात, किसी मामले को कोर्ट में लेकर के जाना अभियोजन है, जब पुलिस लेकर के जाती है उसको। तो समझ में आया। तो अपराध एवं शास्ति से संबंधित प्रावधान देखो, तो इसमें कौन कौन सा सेक्शन देखना है, इसमें सेक्शन देखना है 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 छोड़, ठीक है। 7, 8, 9, 10, 11, 13, क्लियर। न्यायालय से संबंधित प्रावधान सेक्शन 3, मैं चैप्टर वाइज नहीं बता रहा ना, हमको मेंस में लिखना कैसे उस हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। और अभियोजन से संबंधित प्रावधान सेक्शन 19, बस इतने आपको इसमें सेक्शंस जो है वो याद होने चाहिए।
ठीक है। अपराध एवं शास्ति संबंधित प्रावधान 7, 8, 9, 10, 11, 13। न्यायालय संबंधित प्रावधान सेक्शन 3 और अभियोजन से संबंधित प्रावधान सेक्शन 19। देखो तो बेटे, सेक्शन 7 क्या कहता है? रिश्वत लेने के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर ब्राइब, पनिशमेंट फॉर ब्राइब। ब्राइब बोला हूं, ब्राइब गौरव, वाइफ नहीं बोला। बोले पनिशमेंट फॉर वाइफ है। रिश्वत लेने के लिए दंड, प्यारे बच्चों, दंड है रिश्वत अगर आप लेंगे तो, ठीक है। कसम खाओ कुछ नहीं ऐसा करोगे, ठीक है। पता चला डिप्टी कलेक्टर बने, उसके बाद सपड़ा गए, घूस लेते हुए डिप्टी कलेक्टर गिरफ्तार, बड़ा दुख होगा। भ्रष्टाचार नहीं करना प्यारे बच्चों, ठीक है। आम जनता की सेवा करना, ठीक है। भगवान सबका भला करे, शुरुआत मुझसे करे, ठीक है। चलो ध्यान दो बिलासपुर वालों, इधर देखो बेटा, तुम्हारे लिए भी लागू है, ठीक है। तो रिश्वत लेने के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर ब्राइब, ठीक है। तो ये क्या कहता है, इसको डिटेल मैं आपको बता दे रहा हूं, लिख लोगे ना। रिश्वत लेने के लिए दंड मतलब यदि कोई लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक कौन होता है? सरकारी अधिकारी कर्मचारी को लोक सेवक कहते हैं। इवन पॉलिटिशियंस, साइंटिस्ट एंड द पीपल इंडल्ज इन रिसर्च वर्क, सरकारी अधिकारी कर्मचारी जितने भी हैं उसमें आएंगे, राजनीतिज्ञ भी आएंगे और साइंटिस्ट भी आएंगे लोक सेवक में। तो अगर ये लोक सेवक रिश्वत लेते हुए, मतलब अपनी लोक सेवा के एवज में अवांछित लाभ लेते हुए पकड़े जाते हैं, तो उसे रिश्वत लेना कहा जाएगा। अवांछित लाभ मतलब जो आपको लेना नहीं चाहिए वो आप ले रहे हो, है? समझ रहे हो? पटवारी हो, खसरा नक्शा बना, नहीं सॉरी, व्यापम की क्लास नहीं है, बड़े लोग हैं, बड़े लोग, सॉरी। आप नायब तहसीलदार हो, सॉरी है, पटवारी बोलते तुरंत टेंशन में आके रहे, मां कसम, ठीक है। मान लो आप नायब तहसीलदार हो, है? और कोई न्याय सुनाने के लिए भैया पैसा की मांग कर दिए, ले बता दे तो ये तेरे पक्ष में न्याय कर दूंगा मैं। और कोई बता दिए जाकर के बाजू में एसीबी को, एंटी करप्शन ब्यूरो, आप निपट जाओगे उसी समय, समझ आया? पकड़ा जाओगे रंगे हाथ, कलर आएगा गुलाबी गुलाबी, समझ में आया? हाँ लगाते हैं ना, नोट में लगा के दे दिया, तुम तो बढ़िया गिनते रहोगे, जहां गिन लोगे तब पीछे वाला आकर के तुमको बीन लेगा, है? चल बेटा मेरे साथ वहां गिनना। तो ये चीज है। तो रिश्वत लेने के लिए दंड, अगर कोई व्यक्ति मतलब कोई लोक सेवक लोक सेवा के एवज में अवांछित लाभ लेता है तो उसे रिश्वत का दोषी माना जाएगा, है ना। और रिश्वत का दोषी माना जाएगा तो उसे दंड दिया जाएगा, और ऐसा दंड न्यूनतम 3 अधिकतम 7 साल का होगा, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट फॉर मिनिमम 3 years, मैक्सिमम 7 years, न्यूनतम 3 और अधिकतम 7। नहीं यार समझ। 8 और 9 देखो, 8 और 9 देखो, इधर देख लो पहले, लोक सेवक पर प्रभाव डालने के लिए दंड, और 9 है लोक सेवक पर व्यक्तिगत प्रभाव डालने के लिए दंड। लोक सेवक पर प्रभाव डालने के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर इन्फ्लुएंसिंग टू द पब्लिक सर्वेंट। एंड सेक्शन 9, पनिशमेंट फॉर मेकिंग पर्सनल इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक सर्वेंट। दोनों में अंतर है। एक तो आप रिश्वत लेके पकड़ा जाओ धारा 7 के तहत, दूसरा आप नहीं कोई और। कैसे कर देते हो तुम लोग? मैं कह रहा हूं ध्यान सुनना मेरी बात, ठीक है, ध्यान सुनना, ठीक। देखो
कोई अगर लोक सेवक और प्रभाव डाले, जैसे मान लो कि आप डिप्टी कलेक्टर बन गए, आपका भाई जो है वो अपने आप में कलेक्टर है, फिर अब आप हो ही, ठीक है, हाँ मेरा भाई है, कहीं का जमीन फंसा हुआ, उससे पैसा ले लिया और भाई बोल दिया भाई मेरा दोस्त है, भाई माँ कसम कर दे, भाई बहुत गरीब आदमी है भाई, आपको लगा यार दोस्त यार है कर देता हूं, उसके प्रभाव, उसने आप पर प्रभाव डाला, उसको दंड मिलेगा, आपका तो जो होगा होगा ही, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, लेकिन वो पहले निपट जाएगा, ठीक है। तो ये लोक सेवक पर प्रभाव डालने के लिए दंड, दोनों को सजा मिलेगी, जिसने प्रभाव डाला और जो प्रभाव में आया, दोनों को दंड मिलेगा, समझ आया? सजा वही 3 साल 7 साल। लेकिन लोक सेवक पर व्यक्तिगत प्रभाव डालने के लिए दंड, मान लो कि आप डिप्टी कलेक्टर हो, कहीं के डीएसपी हो, आपको एक विधायक का, एक मंत्री का फोन आता है, हम फलाना, हम गृह मंत्री बोल रहे हैं, तुम ये काम करो, और वो काम सही नहीं है आपको लगता है, लेकिन आपके ऊपर प्रभाव, व्यक्तिगत प्रभाव, व्यक्ति का प्रभाव जो है, पद का प्रभाव डाला जा रहा है, समझ आया? तो वो लोग, वो तो राजनीतिज्ञ है, वो भी आ जाएगी इसके अंदर, उसको भी सजा होगा वही, न्यूनतम 3 साल, अधिकतम 7 साल, समझ आई बात? और सेक्शन 10, 10 से 10 और 10 से 10 और 10 से दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरण के लिए, किसके लिए दंड? दुष्प्रेरण के लिए दंड, प्यारे बच्चों, ठीक है। पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार के दुष्प्रेरण के लिए दंड। अच्छा, यहाँ पर दुष्प्रेरण का मतलब क्या, आप लिख लेना यहाँ पर भ्रष्टाचार का दुष्प्रेरण का मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को रिश्वत देता है तो वो दुष्प्रेरण का दोषी पाया जाएगा, माना जाएगा। आई मेरी बात समझ में? इफ एनी इंडिविजुअल offers bribe to the public servant, if any individual offers bribe to the public servant, he or she will be accused of abatement of corruption. अगर कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को रिश्वत देने का प्रयास देता है तो वो अबेटमेंट का दोषी, दुष्प्रेरण का दोषी, और देने वाले को भी सजा होगी प्यारे बच्चों, न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 5 साल, 5 साल। ऐसा सुरे तो पकड़ा गया, देने का प्रयास करते में देता है, देने का प्रयास करता है, वाह अरे अंग्रेज, देते ही देते पकड़ा गया, बेच रहा था उसी समय पकड़ा गया। तो कैसा कैसा बात करते हैं, देखो तो रायपुर वाले, समझ में आया? बेटा हाल्टू में बिलासपुर वाले, उसको भूख लगा बहुत तेज, रे पेन खा दे रहा है, देख बस अब हटा लिया, हाँ वेरी गुड बेटा, समझ तो गए हो तुम कि मैं तुम्ही बोल रहा हूँ, लेकिन अनजान बन रहे हो। नहीं वो सिंगर नहीं हो, पीछे पीछे जो प्रश्न पूछा था उसके ठीक पीछे। बस बेटा बस, मैं समझ गया कि छुपाना चाह रहे हो, समझ में आया? समझ में आया? ये भ्रष्टाचार, दुष्प्रेरण, ठीक है। तो धारा 10 में क्या आपका दुष्प्रेरण के लिए दंड, ठीक। धारा 11 मूल्यवान दस्तावेज, मूल्यवान दस्तावेज, ठीक है, मूल्यवान दस्तावेज लेने के लिए दंड, या ऐसा लिखे रिश्वत के तौर पर मूल्यवान दस्तावेज को लेने के लिए दंड। मेरी बात समझ रहे हैं? टेकिंग वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स एज अ ब्राइब, ठीक है, और डिमांडिंग वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स एज अ ब्राइब। अगर कोई लोक सेवक आपसे मूल्यवान दस्तावेज की मांग करता है, ठीक है, रिश्वत के तौर पर, तो भी वो दोषी होगा, और सजा तो वही होगी 3 से 7 साल, मिनिमम 3 मैक्सिमम 7 इयर्स। मूल्यवान दस्तावेज मतलब, जैसे मान लो कि आप किसी तहसीलदार के पास गए, बोले यार मेरा 100 एकड़ खेत है,
इसको मेरे को दिलवा दो सर, मैं बड़े दिन से फंसा हुआ है। तो बोला ठीक है 100 एकड़ दिलवा दूंगा, 10 एकड़ मेरे नाम पर कर दे। आपको लगेगा ठीक है यार फंसा ही तो है, दे दूंगा, लेकिन आप होशियार चले, जाकर के बता दिए एसीबी वालों को, तो 10 एकड़ जैसी वो ले रहा था उसी समय पड़ जाएगा छापा, वो निपट जाएगा और उसके ऊपर धारा लगेगा, धारा 11 मूल्यवान दस्तावेज, सजा वही रहेगी। ठीक है, और क्योंकि आपने तो पहले बता दिया है तो आप पर नहीं लगेगा, इन्फॉर्म कर दिया ना आपने कि माई बाप मेरे से ऐसा मांग रहा है, तो उन लोग बोलेंगे चल चल पोतते हैं इसके ऊपर। समझ रहे मेरी बात? फिर आप गए तो वो पकड़ जाएगा, बोलेगा माँ कसम धोखा दिया रे, चीटिंग है, चीटिंग किया है ना, दैट्स नॉट फेयर। ओहो ससुरे बहन, छोटू बोला है। इधर देखो, ये मूल्यवान दस्तावेज, ठीक। धारा 13 है आपका आपराधिक अवचार, ठीक है, आपराधिक अवचार के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल मिसकंडक्ट, आपराधिक अवचार के लिए दंड। और याद रखें बेटा, अगर कोई आपराधिक अवचार का दोषी पाया जाता है तो उसको न्यूनतम 4 साल और अधिकतम 10 साल की सजा मिलेगी। ठीक है, आपराधिक अवचार के लिए दंड। अब एक चीज समझ लेते हैं कि आखिर आपराधिक अवचार होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज क्रिमिनल मिसकंडक्ट, आपराधिक अवचार। तो याद रखें, आपराधिक अवचार से अर्थ है किसी लोक सेवक के द्वारा, किसी लोक सेवक द्वारा लोक सेवा प्रदान करने के एवज में यदि निम्न कार्य किया जाए तो वह आपराधिक अवचार का दोषी होगा। जैसे नंबर 1, मेरी बात समझ रहे, इफ अ पब्लिक सर्वेंट डिमांड्स फॉर, if a public servant demands or act, a public servant demands or act against providing the public services, act के बाद following लिखना ना, if public servant demands or acts the following against providing the public services, against providing the public services shall be an offense of criminal misconduct, तो उसे आपराधिक अवचार का दोषी माना जाएगा। जैसे नंबर 1, अगर वह रिश्वत लेता है, ठीक है, फॉर ब्राइब, है ना, अगर वो रिश्वत लेता है। नंबर 2, संपत्ति का दुर्विनियोग करता है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज, संपत्ति का दुर्विनियोग, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज, मैं बता रहा हूं ये सब क्या है। ठीक है, संपत्ति का दुर्विनियोग करता है। तीसरा, मूल्यवान दस्तावेज की मांग करता है इत्यादि। देखो बेटा, रिश्वत ले रहा था 7 के तहत दंड दे रहे थे ना, सेक्शन 7। मूल्यवान दस्तावेज मांग रहा तो 11 के तहत दंड दे रहे थे ना। लेकिन अगर एक साथ करता है, मेरे को पैसा भी चाहिए, जमीन का कागजात भी चाहिए, और आपकी जो संपत्ति है, जैसे मैंने बोला कि किसी और के नाम पर है वो जमीन और आपके नाम पर कर दिया, तो दुर्विनियोग किया उसने, गलत काम करे अगर, तो अगर ये सारी चीजों को एक साथ करता है तो आपराधिक अवचार। रिश्वत लिया तो 7 लगेगा, मूल्यवान दस्तावेज लिया तो 11 लगेगा, अगर सब एक साथ कर रहा है तो आपराधिक अवचार लगेगा। और इसकी सजा क्या होगी? 4 और 10, न्यूनतम 4 साल, अधिकतम 10। इसके बाद देखें न्यायालय से संबंधित प्रावधान, कुछ नहीं, धारा 3 याद रखेंगे। केंद्र सरकार भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों के त्वरित विचारण के लिए
विशेष न्यायालय की स्थापना कर सकती है। मेरी बात समझ रहे हैं? द यूनियन गवर्नमेंट कैन एस्टैब्लिश a special court for speedy trial of the cases related with corruption। धारा 3 में बस इतना आपको याद रखना है कि सरकार जो है, केंद्र सरकार भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों के त्वरित विचारण के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना कर सकती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एस्टैब्लिश a special court for speedy trial of the केसेस रिलेटेड विद करप्शन। ठीक है ये। अच्छा, अभियोजन से संबंधित प्रावधान। अभियोजन से संबंधित प्रावधान क्या है, इसको समझो बेटा। मतलब जैसे आपको पुलिस पकड़ी और जब आपको कोर्ट लेकर के जाना, गिरफ्तार वगैरह करना है, ये सब अभियोजन में आ जाएगा। अपराध घटित होने के बाद से जो भी न्यायालयीन कार्रवाई, न्यायिक कार्रवाई शुरू होती है, उसको अभियोजन कहते हैं। तो धारा 19 बताता है कि अभियोजन कैसे होगा। तो यहां पर अरेस्ट किसको कर रहे हैं? पब्लिक सर्वेंट को, लोक सेवक को, सरकारी अधिकारी कर्मचारी को। तो ये कहता है कि अभियोजन प्रारंभ करने के पहले अनुमति लेनी होगी। सेक्शन 19 कहता है कि एनी काइंड ऑफ स्टार्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन नीड्स द प्रायर परमिशन। अगर कोई लोक सेवक है, उसके बारे में उसको आपने रंगे हाथ पकड़ भी लिया, तो उसको आप तुरंत गिरफ्तार नहीं कर सकते। धारा 19 कहता है, प्रोटेक्शन देता है। धारा 19 संरक्षण दे रहा है लोक सेवक को। ये कह रहा है कि अभियोजन शुरू होने के पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। मेरी बात समझ रहे हैं? द प्रोसिक्यूशन शैल बी स्टार्टेड आफ्टर गेटिंग प्रायर परमिशन। जब आप अनुमति ले लेंगे तभी शुरू कर सकते हैं। मतलब आपको रंगे हाथ पकड़ भी लिया, तुरंत गिरफ्तार नहीं होंगे। और अनुमति किससे लेनी होगी? तो ध्यान से समझो। अगर आपको लोकपाल, ध्यान सुनना बेटा, एक बार में समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको लोकपाल या लोकायुक्त कानून, जो 2013 का है हमारे देश में, ठीक है, लोकपाल या लोकायुक्त कानून, कानून में उस समय से ये बात है। अगर आपको लोकपाल या लोकायुक्त कानून के तहत बुक किया गया, इस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया, वो भी भ्रष्टाचार है। या आप अधिकारी हैं, किसी अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है, या आप कर्मचारी हैं और गिरफ्तार किया गया, तो ध्यान समझें। यदि लोकपाल या लोकायुक्त के तहत गिरफ्तार किया गया, लोकपाल या लोकायुक्त कानून का मामला आपके ऊपर बन रहा है, समझ रहे हो मेरी बात? जनता से जुड़ा हुआ कोई भ्रष्टाचार आपने कर दिया, घोटाला कर दिया, तो लोकपाल कानून लगेगा उसमें। मान लो जैसे वैक्सीन आया, वैक्सीन को दबा करके प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे दिए, तो जो मुद्दा जनता से जुड़ा होगा भ्रष्टाचार का, मास पब्लिक से, उस पर लोकपाल, केंद्र का मामला है तो लोकपाल, और राज्य का मामला है तो लोकायुक्त लगेगा। अब मान लो कि आपको ऐसे घोटाले में पकड़ लिया कि आप भाई डिप्टी कलेक्टर थे, बतौर डिप्टी कलेक्टर आपको चार्ज दिया गया था वैक्सीनेशन का, और आपने इतना बड़ा कांड कर दिया उसमें, तो आपके ऊपर अब केंद्र की वैक्सीन है तो लोकपाल कानून लग जाएगा। सही बात? तो अगर लोकपाल है तो लोकपाल से अनुमति लेनी पड़ेगी, केंद्र सरकार लोकपाल नियुक्त करेगी, और लोकायुक्त है तो लोकायुक्त से अनुमति लेनी पड़ेगी। समझे कि नहीं समझे? इफ अ पब्लिक सर्वेंट booked for charge of corruption under Lokpal or Lokayukt Act, then the permission can be taken from either Lokpal or Lokayukt respectively. समझे कि नहीं समझे मैं क्या बोलूं? और अगर किसी अधिकारी को, कोई लोक सेवक जो अधिकारी है, जैसे डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, आईएएस, आईपीएस, इनको, अगर कोई लोक सेवक जो अधिकारी है उसको अगर रंगे हाथ पकड़ा है, तो फिर देखा जाएगा कि वो केंद्र का है कि राज्य का है। अगर केंद्र का है तो केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, और राज्य का है तो राज्य सरकार से। जैसे एक डिप्टी कलेक्टर को अगर अरेस्ट कर लेते हैं तो राज्यपाल से, राज्य की सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। और अगर मान लो कि आप आईएएस, आईपीएस है, ठीक है ना, ऑल इंडिया सर्विसेज में, केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। नहीं समझे? और अगर कोई कर्मचारी, कर्मचारी मतलब क्लास 3 तक, अगर कर्मचारी है तो फिर उसके नियोक्ता अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ेगी, प्रायर परमिशन फ्रॉम एम्प्लॉयर। जैसे मान लीजिए आप पुलिस में एक कांस्टेबल है या सब इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर का अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है आईजी,
पुलिस का जो आईजी होता है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है, सिपाही है तो सिपाही का अपॉइंटमेंट अथॉरिटी आपका एसपी होता है। तो अगर एक सिपाही को पकड़ लिया तो एसपी से अनुमति लेंगे, सब इंस्पेक्टर भी कर्मचारी के ही श्रेणी में आएगा, क्लास 3 तक है, सब इंस्पेक्टर को पकड़ लिया तो भी आईजी से अनुमति लेकर के उसको अरेस्ट किया जा सकता है। इस तरीके से ये प्रोसिक्यूशन चलेगा, ये एक्ट आपका खत्म है। समझ में आया कि नहीं आया? लोकपाल लोकायुक्त पोस्ट है, समझ में? मतलब लोकपाल लोकायुक्त पोस्ट भी है और कानून भी है। अगर आपको लोकपाल लोकायुक्त कानून के तहत बुक किया है तो केंद्र का है तो लोकपाल से अनुमति लेंगे और राज्य का तो लोकायुक्त से अनुमति लेंगे। अगर आप अधिकारी हो तो देखा जाएगा कि आप कहाँ के अधिकारी, रेलवे के अधिकारी हो तो केंद्र सरकार के हो गए, डिप्टी कलेक्टर तो राज्य सरकार के हो गए, तो केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से अनुमति लेंगे। और अगर आप कर्मचारी है तो आपके एम्प्लॉयर से अनुमति लेंगे डायरेक्ट, जो आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो। समझ में आया? ठीक, समझ में आया? अच्छा देखो बेटा, अब इसकी सीमाएं क्या है इस कानून की? देखो इसकी सीमाएं क्या है? सीमाएं क्या है? पहली बात, एक चीज ध्यान रखें कि ये आपका कार्यरत लोक सेवक पर लागू होता है, सेवानिवृत्त पर नहीं। मतलब कार्यरत लोक सेवकों, ऐसा देखो, लोक सेवकों को संरक्षण देता है, सेवानिवृत्त को नहीं। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं इसको समझो। जैसे आप अभी काम कर रहे हो तो आपको सेक्शन 19 संरक्षण दे रहा है कि भाई आपको अरेस्ट करने के पहले केंद्र सरकार राज्य सरकार की अनुमति लगेगी। सपोज आप रिटायर हो चुके हो और तब आपको पकड़ने जाते हैं तो कोई आपको संरक्षण नहीं। समझ आई बात? दूसरा, रिश्वत देना प्रत्यक्ष रूप से अपराध नहीं माना गया है। ऑफरिंग ब्राइब इज नॉट डायरेक्ट ऑफेंस। देखो ना, ऑफर वाले को जब हमने 10 देखा तो उसको अबेटमेंट माना। अबेटमेंट डायरेक्ट क्राइम नहीं होता है। अबेटमेंट का मतलब उकसाना है, डायरेक्ट क्राइम नहीं है। देखो 3 से 7 साल होना चाहिए था ना, डायरेक्ट क्राइम नहीं माना गया। तीसरा, भ्रष्टाचार की व्यापक या संकुचित परिभाषा, ठीक है, भ्रष्टाचार की संकुचित परिभाषा। भ्रष्टाचार को केवल पैसों से ही जोड़ कर, पैसों और संपत्ति से ही बस जोड़ करके देखा है। मतलब आप इसमें देखोगे पैसा, मूल्यवान दस्तावेज, जो भी काउंटेबल चीजें केवल उसी को रखा गया, जो अनकाउंटेबल चीजें उसको नहीं रखा गया। मेरी बात समझ रहे हो? अनकाउंटेबल कैसे? सोचो, गिफ्ट ले लो, दूसरा गिफ्ट ले लो, दूसरा रेप ले लो, रेप। नहीं समझ रहे मेरी बात को? इन सब चीजों को शामिल नहीं किया है। एक्चुअली ये भी क्या है आपका, भाई ठीक है, रेप का केस तो अलग बनेगा आगे चल करके अगर कंप्लेंट होता है तो, बट अगर कंप्लेंट नहीं हुआ तो, समझ रहे हो, प्रूफ नहीं रहा तो, उन सब अनकाउंटेबल जो चीजें हैं उनको नहीं शामिल करता है। समझिए बात? ये इसमें आपका कुछ सीमाएं, ठीक है। सुझाव व निष्कर्ष अगर देखें तो याद रखें, भ्रष्टाचार की परिभाषा व्यापक होनी चाहिए, ठीक है। द डेफिनेशन ऑफ करप्शन मस्ट बी ब्रॉडर, ठीक है। भ्रष्टाचार की परिभाषा व्यापक होनी चाहिए, ठीक है, समझ रहे हैं? दूसरा आपका
नागरिकों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक करना चाहिए। पहली बात तो आप जो डेफिनेशन है करप्शन का उसको ब्रॉड कीजिए। सेकंड, द पीपल, द सिटीजन्स मस्ट बी अवेयर अबाउट देयर राइट्स। नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए कि भाई उनके क्या अधिकार है। ठीक है। थर्ड, लोक सेवकों के प्रशिक्षण में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी जैसे मूल्यों को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? लॉयल्टी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, these elements must be included in syllabus of training of the public servants. उनके पाठ्यक्रम में आना चाहिए। और यही कारण कि जब आप यूपीएस वगैरह देते हैं सब सत्यनिष्ठा वगैरह सब है उसमें, पढ़ना पड़ेगा। आप भी पढ़ते हैं तो आप भी एथिक्स पढ़ते हैं, अभी पढ़ ही रहे। तो ये तमाम चीजें क्या होनी चाहिए, इसमें होनी चाहिए। सुझाव निष्कर्ष, ठीक है। साथ ही साथ सरकार को विभिन्न कठोर कदम उठाने चाहिए, जैसा कि नंबर 1, 2013 में लोकपाल लोकायुक्त कानून लाया गया। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? even the government has to takes the following or some essential steps to control the to prevent the corruption. सरकार को भी विभिन्न कठोर कदम उठाने चाहिए। like the government has already taken some steps, जैसा कि सरकार ने कुछ कदम उठाए, जैसा 2013 में लोकपाल या लोकायुक्त कानून को लाना, 2014 में विसिल ब्लोअर एक्ट, विसिल ब्लोअर कानून लाना। ठीक है, एवं वर्ष 2018 में इस अधिनियम मतलब यही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, वर्ष 2018 में इस अधिनियम में महत्वपूर्ण बदलाव करना शामिल है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? 2014 whistleblower act and in 2018 government has made some amendment in this act. ठीक है, ये बदलाव किए। ठीक है ना, बदलाव हुआ ना, संशोधन किए गए। ठीक है, अब लास्ट में लिखिएगा उपरोक्त प्रावधानों से या उपरोक्त तथ्यों से, ऐसा लिखिएगा, उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है, उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि यदि उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि यदि उपरोक्त सुझावों को शामिल कर इस कानून को और प्रभावी बनाया जा सकता है। ठीक है, it is very clear with above fact that by implementing the above suggestions, this act can be even more powerful. ठीक है, ये एक्ट आपका खत्म। चलिए, गुड नाइट।